दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, अपन राजस्थान की चित्रकला की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी 2 क्लासें हो चुके हैं राजस्थान की चित्रकला की। देखिए, अपन बात कर चुके हैं, मेवाड़ की चित्रकला कंप्लीट कर चुके हैं। मेवाड़ की चित्रकला में उदयपुर या चावल की चित्रकला पढ़े थे, नाथद्वारा की चित्रकला पढ़े थे और देवगढ़ की चित्रकला पढ़े थे। और इससे पहले यानी स्टार्टिंग में सब यानी जो चित्रकला का जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो भी पढ़े थे। देखिए, इसके बाद में अपन मारवाड़ की चित्रकला स्टार्ट किए थे कल वाली क्लास में, यानी मेवाड़ की चित्रकला कंप्लीट किए थे और मारवाड़ की चित्रकला स्टार्ट किए थे। देखिए, मारवाड़ की चित्रकला में जोधपुर की चित्रकला अपन कंप्लीट पढ़ चुके थे। ठीक है, जोधपुर की चित्रकला अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे आगे जो मारवाड़ की चित्रकला में और जो शैलियाँ हैं, जैसे बीकानेर शैली है, जैसलमेर है, नागौर है, अजमेर है और किशनगढ़ चित्र शैली। ठीक है, इनकी बात करेंगे। और देखिए, अपन कोशिश करेंगे कि आज मारवाड़ चित्रकला कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर चित्रकला की। देखिए, बीकानेर चित्रकला की अपन बात करते हैं तो अपने माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आता है वो उस्ता कला और मथेरना कला की बात आती है। ठीक है, तो इसकी भी अपन बात करते हैं, उस्ता कला और मथेरना कला जो क्या है। देखिए, बीकानेर में एक शासक हुए, अपन पढ़ चुके हैं, जो इतिहास पढ़े थे, राजवंश पढ़े थे उस समय, राय सिंह। ठीक है, देखिए बीकानेर की जो राय सिंह के समय में जो बीकानेर की चित्रकला प्रारंभ होती है। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, यानी कमेंट आ रहे थे अपने पास कि भाई थोड़े बड़े लिखा करो अक्षरों को। तो देखिए, अपन कोशिश कर लेते हैं थोड़े बड़े लिखने की, और थोड़ी कोशिश आप भी क्या करो समझने की। ठीक है, तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े अक्षर लिखने की। तो अब बात करते हैं कि राय सिंह के समय बीकानेर की चित्रकला स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। देखिए, बीकानेर चित्रकला में राय सिंह के समय जो भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। ठीक है, ठीक है, भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। अब देखिए, जो आगे शासक हुए हैं राय सिंह से अनूप सिंह की बात करते हैं। ठीक है, देखिए बीकानेर का जो शासक अनूप सिंह हुए थे, तो इनके जो शासन काल हुआ, इनके समय को, इनके टाइम पीरियड को बीकानेर की चित्रकला का श्रवण काल कहा गया है। ठीक है, बीकानेर की चित्रकला का अगर श्रवण काल अगर माना जाए तो अनूप सिंह के समय को कहा गया है। ठीक है, देखिए इनके समय में जो मुगल बादशाह था औरंगजेब था। ठीक है, बीकानेर के जो अनूप सिंह के समय में जो औरंगजेब था, ये मुगल बादशाह था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो इधर देखिए, कुछ जो चित्रकार इधर बीकानेर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बाहर की जो रियासतों से, तो यहाँ पे आकर शरण लेते हैं और यहाँ पे आगे चित्रकारी करते हैं। तो अनूप सिंह के समय में बीकानेर की चित्रकला का बहुत ही विकास हुआ है, बड़ी मात्रा में विकास हुआ है, बड़े क्षेत्र पे विकास हुआ है इसका। तो अपन कह सकते हैं कि बीकानेर की चित्रकला का श्रवण काल अनूप सिंह का शासन काल था। देखिए, आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, बीकानेर जो अनूप सिंह के समकालीन जो मुगल बादशाह था, ये औरंगजेब था। ठीक है, देखिए अब बात आती है उस्ता कला और मथेरना कला की। सबसे पहले बात करते हैं उस्ता कला की। देखिए, उस्ता कला की बात आती है, अपने माइंड में एक बात आती है कि उस्ता कला वो कला होती है जो ऊंट की खाल पर या ऊंट पर जो चित्रकारी की जाती है। ठीक है, देखिए माइंड में एक धारणा बनी हुई है कि जो ऊंट पर जो कटिंग की जाती है, ऊंट की जो यानी ऊंट के बालों की जो कटिंग की जाती है, वो उस्ता कला कहलाती है। लेकिन देखिए, अकेली वो ही उस्ता कला नहीं होती है भाई। वर्तमान में उसी बात को अपन मान लेते हैं कि भाई ये उस्ता कला है, ऊंट के जो
कटिंग की जाती है और उसमें जो डिजाइन दी जाती है, ठीक है, वो उस्ता कला है। लेकिन ये अकेली उस्ता कला नहीं है भाई। देखिए उस्ता अपन ये बात भी जानते हैं भाई, उस्ता कला के जो कलाकार हैं उनको लाहौर से बीकानेर लाया गया था, ठीक है। ठीक है, उस्ता कला के कलाकारों को, इन कलाकारों को और या चित्रकारों को लाहौर से बुलाया गया है, ठीक है। देखिए उस्ता कला है जो प्रॉपर अगर देखा जाए या प्रॉपर अगर मानी जाए, तो जब ऊंट अगर मर जाता है, ठीक है, ऊंट अगर मर जाता है और उसकी जो खाल निकाली जाती है या उसकी चमड़ी निकाली जाती है या उसका चमड़ा निकाला जाता है, तो उस चमड़े पर कारीगरों द्वारा सोने का कार्य किया जाना उस्ता कला कहलाती है, ठीक है। देखिए बात बताऊं, जो एक कलाकार है इनको उस्ताद कहा जाता था, ठीक है। आज भी देखिए जो अपने मकान बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो गांवों में कलाकारों को उस्ताद बोलते हैं या मिस्त्रियों को कलाकार बोलते हैं, सॉरी मिस्त्रियों को उस्ताद बोलते हैं, ठीक है। गांव में ये शब्द सुनने को मिल जाएगा उस्ताद। देखिए जो लाहौर से जो कारीगर बुलाए गए थे इनको उस्ताद कहा गया था, ठीक है। अब देखिए आगे उस्तादों द्वारा जो कला की जा रही थी, ठीक है, समझने की कोशिश करना। उस्तादों द्वारा जो कलाकारी की जा रही थी या चित्रकारी की जा रही थी, तो इसको धीरे धीरे उस्तादों के द्वारा जो चित्रकारी करने के कारण उस्ता कला कहा गया था, ठीक है। देखिए ऊंट के ऊपर जो चित्रकारी करने को ही उस्ता कला कहा गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रॉपर बात है, उस्तादों द्वारा जो चित्रकारी की गई थी या उस्तादों द्वारा जो चित्रकारी करने के कारण इसको उस्ता कला नाम दिया गया था, ठीक है। उस्ता ठीक है, ऊंट के चमड़े पर सोने या स्वर्ण का कार्य करने को उस्ता कला कहते हैं, प्रॉपर रूप से अगर देखा जाए तो, या मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। ये थोड़ा ध्यान रखना, ऊंट के चमड़े पर सोने का या स्वर्ण का कार्य करने को उस्ता कला कहा जाता है। कलाकार यानी उस्ता कला के कलाकारों को लाहौर से बुलाया गया था, ठीक है, अनूप सिंह के समय में। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए बीकानेर में एक जो सेंटर भी खोला गया उस्ता कला को, ये उस्ता कला को सिखाने के लिए, ठीक है, केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, जो बीकानेर, देखिए बीकानेर में है, बीकानेर में केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है, ठीक है। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है उस्ता कला और मथेरन कला, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। उस्ता कला को कलाकारों को लाहौर से बुलाया गया था, इसके कलाकारों को अनूप सिंह के समय में। उस्तादों द्वारा चित्रकारी करने के कारण इसका नाम उस्ता कला पड़ी है। ऊंट के चमड़े पर जो सोने या स्वर्ण का कार्य किया जाता है इसमें। केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है, केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर जो बीकानेर में, इसमें उस्ता कला सिखाई जाती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए इसके जो मुख्य चित्रकार है जो उस्ता कला के, ठीक है, रुकनुद्दीन और अली रजा है। देखिए मुख्य चित्रकारों की बात कर रहे हैं, और भी इसके चित्रकार है उनके मैं नाम बोल दूंगा, ठीक है, रुकनुद्दीन और जो अली रजा। ठीक है, रुकनुद्दीन। देखिए थोड़ा कोशिश करना, ये इधर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
देखिए ये दो कलाकार मुख्य हैं, रुकनुद्दीन और अली रजा। देखिए रुकनुद्दीन और जो अली रजा है इनको मुगल दरबार से बुलाया गया था, ठीक है। जो रुकनुद्दीन और जो अली रजा है इनको मुगल दरबार से बुलाया गया था। ये मुगल दरबार से बीकानेर में आते हैं और बीकानेर में उस्ता कला शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शुरू की थी उस्ता कला को, रुकनुद्दीन और अली रजा ने। ठीक है, हैसामुद्दीन उस्ता है, ये भी एक चित्रकार है उस्ता कला के। देखिए जो इनको इस जो मामले में या इस चित्रकारी के मामले में ये इस चित्रकारी के लिए या उस्ता कला के लिए पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है, ठीक है। हैसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री दिया गया था जो उस्ता कला के लिए, और रुकनुद्दीन और अली रजा ने ये चित्रकला शुरू की थी, ठीक है। देखिए रामलाल हसन और आसिर खान नामक भी अन्य चित्रकार हुए हैं। रामलाल हसन और जो आसिर खान के ये इन नामों से भी चित्रकार हुए हैं उस्ता कला के, रामलाल हसन और आसिर खान। लेकिन इन्होंने जो अलग अलग चित्र भी बनाए हैं उस्ता कला के अलावा भी चित्र बनाए हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मथेरना कला की। देखिए जो मथेरना कला है ये जैन चित्रकारों द्वारा बनाई गई है। देखिए चित्रकार है इनका थोड़ा ध्यान रख लिया करो, क्वेश्चन बनता है हमें। जो इंपोर्टेंट जो चित्रकार है जैसे मैं रामलाल हसन और आसिर खान बताऊं, थोड़ा इनको भी ध्यान रख लेना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रुकनुद्दीन और अली रजा इंपॉर्टेंट है, फिर हैसामुद्दीन उस्ता ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन नाम तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चित्रकार बहुत होते थे, लेकिन हर एक चित्रकार का नाम तो ध्यान रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश क्या करो वही अपन कम से कम ऑप्शन देख के तो क्लियर कर ही ले। बात करते हैं मथेरना कला की। ठीक है, देखिए जैन चित्रकारों द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। मथेरन कला में ये जैन चित्रकारों के द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते थे। भित्ति चित्र वही भाई दीवारों पर चित्र, ठीक है, दीवारों पर चित्र। देखिए जो भित्ति चित्र है दो प्रकार के होते थे, ठीक है, दो प्रकार के होते थे, ठीक है। जो जैन चित्रकारों द्वारा जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे ये दो प्रकार के होते थे। ठीक है, जो फ्रेस्को जो कला है या फ्रेस्को है ये इसको अरायस भी कहा जाता है, ठीक है। और एक टेम्पेरा प्रकार होता था, ठीक है, ठीक है। फ्रेस्को या अरायस या टेम्पेरा। देखिए जो फ्रेस्को या अरायस है, ठीक है, जो फ्रेस्को या जो अरायस है ये गीली दीवार पर किया जाता था, ठीक है। ठीक है, गीली दीवार पर किया जाता था। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे इसकी जो डाल देता हूँ हेडिंग। देखिए गीली दीवार का मतलब है कि अपन दीवार पर जो ये कारीगर जो प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर पर है, गीले प्लास्टर पर, ठीक है। फ्रेस्को या अरायस, यानी फ्रेस्को या अरायस एक ही नाम है और एक दूसरा नाम है टेम्पेरा, ठीक है। भित्ति चित्र दो प्रकार के होते थे। गीली दीवार पर जो चित्रकारी की जाती थी, प्लास्टर को काट काट के जो चित्रकारी की जाती है
देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाना, अपने गांव में या कहीं पर भी जो मकान बनाते हैं, जैसे सिटी में भी मिलते हुए, ऐसी कोई बात नहीं, गांव में मिलेंगे, जो कारीगरों द्वारा जो काट काट के जैसे कुछ भी लिख दिया जाता है, जो नाम लिख दिया जाता है, मकान मालिक का नाम लिख दिया जाता है, जो काट काट के, जो प्लास्टर काट काट के इस प्रकार की जो डिजाइन तैयार की जाती है, ठीक है। जैसे ओम का चिन्ह अपने को मिलता है कई मकानों पर, ठीक है, जैसे हिंदू शैली में इस प्रकार से जो ओम का चिन्ह बना देते हैं कारीगर, तो ये जो गीले प्लास्टर पर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चित्रकारी मिलती है अपने को, ठीक है। तो ये देखिए गीले प्लास्टरों पर की जाती है, तो ये कहलाएगी, यानी ये सभी कहलाएंगे फ्रेस्को या अराइस में। एक गीली दीवार पर जो प्लास्टर को काट के जो चित्रकारी की जाती है वो फ्रेस्को या अराइस कहलाएगी। तो ये मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में होती है, हालांकि शेखावटी क्षेत्र में भी होती है, अपन एक नाम पढ़ेंगे आगे पढ़ो। तो ये फ्रेस्को या अराइस की बात कर लिए अपन। देखिए टेम्पेरा वो एक चित्रकारी होती है कि अपन जैसे मकान बनवा लिए या दीवार चुनवा लिए, ठीक है, दीवार चुनने के बाद में जो प्लास्टर उसका सूख गया है, और सूखे प्लास्टर को खुरच खुरच कर जो चित्रकारी की जाती है वो टेम्पेरा कहलाती है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, फ्रेस्को या अराइस की देखिए यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ, गीली दीवारें प्लास्टर पर चित्रकारी। टेम्पेरा की ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है आगे कि सूखी दीवारें प्लास्टर पर चित्रकारी। सूखी दीवार पर भाई ये देखिए वापस समझने की कोशिश करना कि जैसे एक मकान बनवा लिया है, कारीगरों ने मकान बना दिया है, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया हो, फिर बाद में कलाकारों को बुलाते हैं, चित्रकारों को बुलाते हैं, और इस यानी सूखी दीवार पर या सूखे प्लास्टर पर खुरच खुरच के या कुदेर कुदेर के ये चित्रकारी करवाई जाती है, उसको टेम्पेरा जो कला है ये कहा जाता है, ठीक। देखिए अब ये थोड़ा नोट डाल लेना, जो बीकानेर क्षेत्र में मुख्य रूप से फ्रेस्को या अराइस जो चित्रकारी की जाती थी, ठीक है, बीकानेर क्षेत्र में मुख्य रूप से फ्रेस्को या अराइस चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। हालांकि देखिए टेम्पेरा भी यहाँ पे अपन पढ़ते हैं बीकानेर में, लेकिन मुख्य रूप से फ्रेस्को या अराइस की जाती थी, ठीक है। देखिए बीकानेर जो क्षेत्र है यहाँ पे जो फ्रेस्को या अराइस है, ये कारीगरों से नाम तो आता नहीं था, देखिए उस समय में थोड़ा टफ होता था इस प्रकार के नाम लेना, तो ये डायरेक्ट कहने लगे थे आला गीला, फ्रेस्को या अराइस को आला गीला कला भी कहते थे। ठीक है, बीकानेर में फ्रेस्को या अराइस को आला गीला भी कहा जाता था। देखिए जो शेखावटी क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र में जो बीकानेर की जो कला है इसको पणो कहा जाता था, ठीक है, शेखावटी में पणो कहा जाता था। देखिए एक प्रकार से आप संयुक्त रूप से मान सकते हो कि मथेरना कला को शेखावटी में पणो कहा जाता था। आपके सामने देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जो बीकानेर क्षेत्र में मुख्य रूप से मथेरना कला की जाती थी उसको शेखावटी में क्या कहा जाता है, या शेखावटी में क्या कहा जाता था। और देखिए ऑप्शन में डायरेक्ट, क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आ सकता है, फ्रेस्को या अराइस जो चित्रकारी या चित्रकला है इसको शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अपन ज्यादा डीपली जाके नहीं सुनना, भी पढ़ो, यानी टेम्पेरा को कहा जाता है या अराइस को कहा जाता है। मुख्य रूप से अपने सामने मथेरना कला आएगी, ठीक है। मथेरना कला के ये दो पार्ट है, फ्रेस्को अराइस या टेम्पेरा, तो अपन इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। देखिए अपन इनकी बात कर चुके हैं। इसके जो मुख्य चित्रकारों की बात करें तो एक मुकुंद नाम का एक चित्रकार था, ठीक है, मुकुंद नाम का एक चित्रकार है, और चंदूलाल, ठीक है, चंदूलाल, मुकुंद और जो मन्नालाल इसके मुख्य चित्रकार है। मुकुंद, चंदालाल, और जो इसके एक मन्नालाल भी है, इसका नाम लिख लेना भाई आप ना, दो नाम तो मैं लिख दिया हूँ, मुकुंद, चंदालाल और मन्नालाल, ठीक है। दो के नाम के आगे लाल लग रहा है और एक मुकुंद है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मथेरना कला हो गई है। देखिए एक बार अपन रिपीट करने की कोशिश करें, रिवीजन करने की कोशिश करें। मथेरना कला जैन चित्रकारों द्वारा भित्ति चित्र
को मथियाना कला कहा गया है। ठीक है, भित्ति चित्र दो प्रकार के होते हैं, फ्रेस्को या अरायस, और दूसरा है टेम्पेरा। फ्रेस्को या अरायस यानी गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है, टेम्पेरा में सूखे प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, फ्रेस्को या अरायस को बीकानेर में आला किला भी कहा जाता है, और शेखावटी क्षेत्र में इसको पणो कहा जाता है। मुख्य रूप से बीकानेर में फ्रेस्को या अरायस किया जाता है, या फ्रेस्को या अरायस जो चित्रकारी की जाती है। देखिए मुख्य चित्रकार इसके मुकुंद, चंदना और मन्नालाल। ठीक है, अब बात करते हैं बीकानेर जो चित्रकला की विशेषताओं की। देखिए जो मथियाना कला का ध्यान रखना, मथियाना कला डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकती है, मथियाना कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, या किस रियासत में की जाती थी। तो बीकानेर जो रियासत है यहाँ पे की जाती थी। हालांकि शेखावटी के लिए भी अपन ने एक नाम जाना है, पणो कहा जाता था। ठीक है, विशेषताओं की बात करें, देखिए यहाँ पर जो बीकानेर चित्रकला है, यहाँ पर मुगल, पंजाबी और दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, मुगल, पंजाबी और दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है बीकानेर की चित्रकला पर। देखिए मुगल उस समय आ चुके थे यहाँ पे, अपन बात किया अभी औरंगजेब की बात की है, तो मुगल भी आ चुके थे। पंजाब के पड़ोस में है, पंजाब के पास में है बीकानेर। ठीक है, उस समय बीकानेर रियासत पंजाब के पास में पड़ती थी। ठीक है, तो पंजाबी शैली का भी प्रभाव दिखाई दिया है। और देखिए दक्षिण शैली का प्रभाव इसलिए दिखाई दिया है, बीकानेर के जो बहुत से राजाओं की जो पोस्टिंग होती थी दक्षिण में। ठीक है, मुगलों के जो अधीनता में बीकानेर के राजाओं की पोस्टिंग होती थी दक्षिण में। हाँ, तो वहां से जो कुछ कलाएं देख के आते या चित्रकला देख के आते थे, तो यहाँ पे चित्रकला करवाते थे या कुछ कलाकारों को ले आते थे। तो इस प्रकार से मुगल, पंजाबी और दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है बीकानेर चित्र शैली पे। देखिए फिर दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर पहाड़ों का चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, पहाड़ों का चित्रण अधिक हुआ है। देखिए फिर बात करते हैं आगे, भाई रेत के टीलों का चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, रेत के टीलों का चित्रण अधिक हुआ है। फिर फूल पत्तियों का चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, फूल पत्तियों का चित्रण अधिक हुआ है। देखिए फिर आगे आती है वह एक थोड़ी मजाक टाइप की लगती है कि जो महिलाओं को यानी पतली दिखाया गया है। ठीक है, कि महिलाओं का चित्रण यानी यानी महिलाओं के शरीर को पतला दिखाया गया है। ठीक है, देखिए इकहरी तनवंगी अपन एक शब्द यूज कर सकते हैं, इकहरी तनवंगी। ठीक है, पतली महिलाओं का चित्रण किया गया है या इकहरी तनवंगी दर्शाया गया है। ठीक है, महिलाओं को देखिए फिर इसके बाद में बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात आती है, भाई कुछ जो यहाँ पे हैसामुद्दीन उस्ताद अपन नाम लिए हैं, अली रजा, ये मुस्लिम चित्रकार हुए हैं, लेकिन यहाँ पे राजा हिंदू राजा थे बीकानेर में। तो जो चित्रकार कोई भी हो, लेकिन राजा जब हिंदू हो तो हिंदू देवी देवता हो या हिंदू जो संस्कृति का ही चित्रण करवाएगा।
तो मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा ध्यान रखना कि और जो रियासतों में नहीं मिलता अपने को, लेकिन देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं आएंगे शायद, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना। जो बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र के जो चित्रकार थे, ठीक है, बीकानेर और जो शेखावटी क्षेत्र के जो यानी कलाकार है, चित्रकार थे, ये जब भी अपनी चित्रकारी करते थे, देखिए लिख लेना भाई, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। बीकानेर और जो शेखावटी क्षेत्र के चित्रकार थे, जब भी चित्रकारी करते थे तो चित्रकारी करने के बाद उसके नीचे अपना नाम और दिनांक लिख देते। ठीक है, चित्र के नीचे यानी चित्रकार का नाम और दिनांक भी लिख देते थे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अब आज अपन कोई चित्र को देखे, उस समय के चित्र को, तत्कालीन चित्र को, तात्कालीन चित्र को, तो अपने को उन चित्रकारों का नाम मिल जाएगा और दिनांक मिल जाएगी, तो अपन पता लगा सकते हैं डायरेक्ट भाई ये इतना पुराना है और इस चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र है। तात्कालिक जानकारी अपने को मिल जाएगी। ठीक है, आज भी थोड़ा ध्यान रखना, अपने कोई भी ट्रॉली या टैंकर वगैरह या कोई बस वगैरह देखो तो उसके ऊपर जो यानी कलर किया जाता है, तो वो जो कलर करने वाला जो भी मिस्त्री या कला या चित्रकार या कलाकार होता है, वो अपना नाम लिख देता है। ठीक है, तो एक जाकर मैं खुद नाम लिख देखता रहता हूँ, जैसे पेंट डाल देगा और कुछ भी फिर अपना नाम लिख देगा, अपने को नाम से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। शेखावटी वाले और बीकानेर वाले इस प्रकार की जो एक्टिविटीज या गतिविधियां करते थे। देखिए अब बात करें रंगों की, जो बीकानेर चित्रकला में रंगों की बात आती है, तो देखिए बीकानेर जो चित्रकला है, यहाँ पे लाल, बैंगनी और ग्रे और बादामी कलरों का यानी रंगों का उपयोग हुआ है। ग्रे को स्लेटी कलर कहते हैं। ठीक है, ग्रे को स्लेटी कलर कहते हैं और बादामी कलर। ठीक है, लाल, बैंगनी, ग्रे या स्लेटी और बादामी रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक, इस प्रकार से बीकानेर चित्रकला कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब बात करते हैं किशनगढ़ चित्रकला। किशनगढ़ चित्रकला देखिए थोड़ी इंपॉर्टेंट चित्रकला है, थोड़ा ध्यान रखना। बनीठनी जैसे नाम किशनगढ़ चित्रकला से आते हैं। बनीठनी चित्रकला के इतिहास में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग रही है। लेकिन चित्रकला में अगर बनीठनी को नहीं पढ़ा तो चित्रकला शायद अधूरी मानी जाएगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो किशनगढ़ चित्रकला से आती है बनीठनी, तो किशनगढ़ चित्रकला को अपने को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अलग फैक्ट बता दें आपको। 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना होती है। ठीक है, किशन सिंह के द्वारा 1609 में किशनगढ़ की स्थापना होती है। किशन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। देखिए इस समय जो मुगल बादशाह था जहांगीर था। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर था और जोधपुर के जो राजा थे मोटा राजा उदय सिंह थे। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह 1609 में किशन सिंह के द्वारा
किशनगढ़ की स्थापना की जाती है। और जो जोधपुर का राजा था, मोटा राजा उदय सिंह, और जहांगीर मुगल बादशाह था। अब बात करते हैं चित्रकला की। आप लिख लेना साइड में ब्रैकेट डाल के या स्टार लगा के साइड में लिख सकते हो। 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की जाती है किशन सिंह के द्वारा। अब चित्रकला की बात आती है। साउंड सिंह एक ऐसे कैंडिडेट हुए हैं जिनके नाम से जो ये प्रसिद्ध हुआ है कुछ किशनगढ़ जो चित्रकला। देखिए साउंड सिंह जो यहाँ के जो मुख्य कैंडिडेट रहे हैं, तो इनका जो शासन काल था, जो टाइम था, वो जो चित्रकला का स्वर्ण काल था, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, स्वर्ण काल था किशनगढ़ चित्रकला का, साउंड सिंह का समय। देखिए जो साउंड सिंह है, भगवान कृष्ण के नाम, यहाँ पे देखिए वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बहुत अधिक रहा है। ठीक है, किशनगढ़ में यानी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बहुत ही अधिक रहा था। तो साउंड सिंह ने भगवान श्री कृष्ण पर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नागर सामुच्चय। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण पर लिखी हुई पुस्तक है। साउंड सिंह के द्वारा यानी भगवान श्री कृष्ण पर नागर सामुच्चय नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। देखिए वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बहुत अधिक था। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण साउंड सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। ठीक है, साउंड सिंह ने वल्लभ संप्रदाय के, यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था, इसकी वजह से साउंड सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक रहा है, तो चित्र आपको पता होगा किस प्रकार के बनेंगे। राधा और कृष्ण के चित्र बनेंगे। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का जहां पर जो प्रभाव अधिक होगा, तो वहां पर एक तो राधा कृष्ण के चित्र सर्वाधिक होंगे और एक नारी सौंदर्य को सही तरीके से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। साउंड सिंह ने वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव की वजह से अपना खुद का नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। देखिए अब बात करते हैं मुख्य चित्रकारों की। ठीक है, मुख्य चित्रकारों की बात करें तो देखिए दो चित्रकारों की तो अपन बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे, और भी जो चित्रकार होंगे मैं उनका नाम बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए एक तो जो चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद था। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मयूरध्वज ध्वज निहाल चंद। देखिए जो मयूरध्वज जो ध्वज जो निहाल चंद था, ये जो इस चित्रकार ने जो नागर सामुच्चय जो एक पुस्तक है, ठीक है, नागर सामुच्चय जो पुस्तक है, इसका चित्रण किया था। ये इसके द्वारा इसके अकॉर्डिंग चित्रण किया था। ठीक है, नूरदौल निहाल चंद ने नागर सामुच्चय का चित्रण किया था, जो नागरीदास की पुस्तक है। ठीक है, नागरीदास की जो पुस्तक है नागर सामुच्चय, इसका चित्रण मयूरध्वज निहाल चंद ने किया था। देखिए जो मयूरध्वज निहाल चंद है, इसने राधा कृष्ण के चित्र बनाए थे।
ठीक है, राधा कृष्ण के चित्र बनाए थे। देखिए कृष्ण जी के ये चित्र बना दिया कि अब इसने पूछा कि भाई अब राधा के कृष्ण किस रूप में बनाऊं, ठीक है, भाई राधा को किस रूप में दर्शाऊं या प्रदर्शित करूं या चित्रित करूं। तो ये जो साउंड सिंह थे या नागरिकदास थे, ये कहते हैं कि वो राधा को, यानी खुद साउंड सिंह कहते हैं कि वो मेरी प्रेमिका के रूप में चित्रित किया जाए, ठीक है। तो साउंड सिंह की एक प्रेमिका थी रसिक बिहारी। लेकिन नागरिकदास सब शब्द यानी नाम यूज करेंगे अपन तो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो मयूरध्वज निहाल चंद ने राधा कृष्ण के चित्र बनाए, कृष्ण भगवान के चित्र बना दिए, लेकिन राधा के चित्र के लिए पूछा कि भाई राधा जी के चित्र किस रूप में चित्रित करूं। तो नागरिकदास की एक प्रेमिका थी रसिक बिहारी। तो नागरिकदास कहते हैं भाई राधा के जो चित्र है, मेरी जो प्रेमिका है रसिक बिहारी, इनके रूप में चित्रित किया जाए, ठीक है, रसिक बिहारी को चित्रित किया जाए राधा जी के रूप में। तो मयूरध्वज निहाल चंद ने ऐसा ही किया कि राधा के रूप में रसिक बिहारी को दर्शाया गया था, ठीक है। देखिए अब जो जो रसिक बिहारी थे, ये कहते हैं कि भाई आप यानी राधा का चित्रण किया गया है मेरे रूप में, तो फिर मेरा क्या मतलब रहा, मेरे लिए भी तो कुछ किया जाए। तो रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया था साउंड से यानी मयूरध्वज निहाल चंद ने। ठीक है, देखिए थोड़ा कोशिश करना है, फिर मैं ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देता। मयूरध्वज निहाल चंद ने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया था, ठीक है। देखिए जो व्यक्तिगत चित्र बनाया है इसको बनी ठनी कहा गया था। देखिए अब मैं थोड़ा इसको मिटा के सही लिखने की कोशिश करूंगा, एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ। साउंड सिंह किशनगढ़ चित्रकला का संवर्ण काल रहता है साउंड सिंह का समय। साउंड सिंह की पुस्तक थी नागर सामुच्चे, श्री कृष्ण पर जो लिखी गई थी ये नागर सामुच्चे। नाम बदलकर यानी वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण साउंड सिंह खुद का नाम बदलकर नागरिकदास कर लेते हैं, ठीक है। राधा कृष्ण का चित्रण अधिक करते हैं ये चित्रकार थे इनके समय, साउंड सिंह के समय मयूरध्वज निहाल चंद। आगे और भी चित्रकारों की बात करेंगे। राधा कृष्ण के चित्र बनाते हैं मयूरध्वज निहाल चंद, लेकिन नागर समुच्चय का चित्रण करते हैं मयूरध्वज निहाल चंद। और जो राधा के रूप में यानी साउंड सिंह या नागरिकदास की जो प्रेमिका रसिक बिहारी को चित्रित करते हैं, ठीक। रसिक बिहारी का एक व्यक्तिगत चित्र बनाते हैं, इसको बनी ठनी कहा गया था। जो रसिक बिहारी का जो व्यक्तिगत चित्र है ये मयूरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था, इसको बनी ठनी कहा गया था, ठीक है। बनी ठनी कहा गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि बनी ठनी का चित्र जो किसने बनाया था। तो पहली बात तो आती है रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्रण था, ठीक है, बनी ठनी। देखिए 1973 में, ठीक है, 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। ठीक है,
1973 में बनीठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए, जो एरिक डिक्सन एक बहुत बड़े इतिहासकार या चित्रकार हुए हैं, ठीक है, एरिक डिक्सन बड़े चित्रकार हुए हैं, तो इन्होंने बनीठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। ठीक है, भारत की मोनालिसा का है एरिक डिक्सन ने। देखिए, ये मोनालिसा है, ये लियोनार्डो दे विंची एक चित्रकार हुए हैं इटली के, तो उनकी कृति है या उनका चित्र है। ठीक है, 1503 से 1506 के लगभग बनाया गया था, लगभग 4 साल लगे थे इसको बनाने में। मोनालिसा की बात कर रहा हूँ मैं अभी इस समय, जो ओरिजिनल जो पेंटिंग है मोनालिसा, वही बनीठनी को तो कहा गया है मोनालिसा, लेकिन जो लियोनार्डो दा विंची इटली के चित्रकार हुए हैं, उनकी जो एक कृति है, उनकी चित्रकला है मोनालिसा। 1503 से 1506 के लगभग बनाया गया था, लगभग 4 साल लगे थे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मोनालिसा के बारे में बता दिया हूँ। मोनालिसा एक नॉर्मल जो मुस्कुराती हुई तस्वीर है, ठीक है, वह सिंपल तरीके से हंस रही है, मुस्कान बिखेर रही है, तो इस प्रकार से मोनालिसा को दर्शाया गया लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। तो एरिक डिक्सन ने बनीठनी की तुलना मोनालिसा से की है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना ना। बनीठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, जो बनीठनी का चित्र एक बार वापस बता रहा हूँ, बिहारी जो रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्रण है। ठीक है, देखिए एक चित्रकार और हुए हैं अमीरचंद। देखिए, अमीरचंद का जो चित्र था चांदनी रात की गोष्ठी, ठीक है, ये अलग एक चित्रकार हुए नूरदोज निहालचंद के अलावा अमीरचंद, इनका जो चित्र था एक अलग से चित्र है चांदनी रात की गोष्ठी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मुख्य तो ये है भाई बनीठनी है, थोड़ा ध्यान रखना। किशनगढ़ चित्रकला की बात आती है, बनीठनी आपको याद आ जानी चाहिए। डाक टिकट के बारे में पूछ सकते हैं, 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। तो अपन 2 चित्रकारों की अब तक बात किए हैं। जो अन्य चित्रकार है उनकी मैं नाम बता देता हूँ। नानक राम है, सीताराम है, सूरध्वज है, सवाई राम है। ये आप नाम लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा अभी, यानी इतने नाम है तो आप लिख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट नाम थे मैं बता दिया हूँ। एक तो मयूरध्वज निहालचंद और एक अमीरचंद, दोनों के चित्र भी बता दिया हूँ, तो आप लिख सकते हो। नानक राम है, सीताराम है, सूरध्वज है, सवाई राम है, मूलराज है, मदन सिंह है, ठीक है, रामनाथ और लालड़ी दास है। रामनाथ और लालड़ी दास, लाडली दास नहीं है भाई, लालड़ी दास है। ठीक है, एक फैक्ट और लिख लेना आप। तो एक डिक्सन और एक जो चित्रकार हो गए थे सैयद अली, ठीक है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, दोनों का एक जगह नाम लिख के और लिख लेना। एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने किशनगढ़ जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, फैयाज अली और एरिक डिक्सन ने किशनगढ़ चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। देखिए, अब बात आती है किशनगढ़ चित्रकला की विशेषताओं की। देखिए, जो कांगड़ा जो शैली है, इसका प्रभाव दिखाई देता है यहाँ पे। कांगड़ा जो चित्रकला शैली है हिमाचल प्रदेश की चित्रकला शैली है। ठीक है, कांगड़ा शैली है जो हिमाचल प्रदेश की जो चित्रकला शैली है, तो इसका प्रभाव दिखाई देता है किशनगढ़ चित्रकला पर। देखिए, नारी सौंदर्य अपन अभी बात किए थे पहले, जहां पर वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव रहेगा तो नारी सौंदर्य भी रहेगा। नारी सौंदर्य को दर्शाया गया है। ठीक है, नारी सौंदर्य को दर्शाया गया है। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो महिलाओं के नाक का एक आभूषण होता है बेस्तरी, उसका भी चित्रण किया गया है।
देखिए जो महिलाओं के नाक का जो आभूषण है बेसरी, इसका चित्रण किया गया है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली दे रखा है और अपने को पढ़ने को मिलता है तो कुछ लो इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे जब इस जो आभूषण का स्पेशल नाम दे रखा है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कि महिलाओं के जो नाक का आभूषण होता है बेसरी, उसका चित्रण राजस्थान की किस चित्रकला शैली में किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो बेसरी नामक जो आभूषण, एक तो क्वेश्चन में इस प्रकार से बन सकता है, बेसरी नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है, ठीक है, या कहां पर पहना जाता है, महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है, तो नाक में पहना जाता है, ये एक फैक्ट हो गया। बेसरी नामक जो महिलाओं के नाक का आभूषण है, इसका चित्रण राजस्थान की किस चित्रकला शैली में हुआ है, तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। बेसरी से किशनगढ़ याद आ जाने से आपको। लेकिन नाक में पहनने का एक प्रकार से जो गोल गोल आभूषण होता है, ठीक है, एक नाक में पहना जाता है, बाहर लटका हुआ होता है, ठीक है, नाक के बाहर लटका हुआ होता है। अब ये तो कोशिश कर नहीं सकता कि मैं पूरा चित्र ही बना दूं, फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये नाक है तो यहाँ पे लटकाया जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान कोशिश करना भाई। हालांकि अपना इंटेंशन नहीं है कि भाई पूरा जो चित्र बना दे महिला का, लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने की। तो ये बेसरी नामक जो आभूषण होता है, गोल होता है, घुमावदार होता है, छल्ले टाइप का होता है, तो बेसरी का चित्रण किया गया है, हल्का गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हल्का गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। जैसे जयपुर का जो कलर है गुलाबी रंग, इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। भाई गहरा गुलाबी नहीं है जयपुर का रंग भी, ठीक है, गेहुआ कलर का है, गेरुआ कलर का है, तो थोड़ा ध्यान रखना। एक हल्का गुलाबी रंग का प्रयोग किशनगढ़ चित्रकला में किया गया है। देखिए अब इसके बाद में और कोई फैक्ट आता है आज जो किशनगढ़ चित्रकला शैली के बारे में। देखिए केले के पेड़ों को चित्रण किया गया है, अपन केले के पेड़ पढ़े थे, नाथद्वारा चित्रकला शैली में पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिख रहा है, तो वहां पे केले के यानी पेड़ों की बात किए थे। यहाँ पे देखिए सरोवर का चित्रण भी किया गया है, सरोवर मतलब पौंड या तालाब, तो सरोवर में हंस भी दिखाए गए हैं, ठीक है, सरोवर में हंस और सारस भी चित्रित किया गया है, ये तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो सरोवर का चित्रण किया गया है, केले के पेड़ों का चित्रण किया गया है, महिलाओं के नाक के आभूषण बेसरी का चित्रण किया गया है, ठीक है, राधा कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं, ये बात कर लिया। कांगड़ा शैली का प्रभाव रहा है जो हिमाचल प्रदेश की चित्र शैली है। देखिए अब बात करते हैं अजमेर चित्रकला की। ठीक है, अजमेर चित्रकला की बात करें तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और जो ईसाई शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। मुस्लिम आ चुके थे इस समय और अंग्रेज भी आ चुके थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम और ईसाई प्रभाव दिखाई देता अजमेर चित्रकला शैली पर, ठीक है।
यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार की भाई चित्रकला दिखाई देती है। जैसे शहर की जो चित्रकला अलग है, ग्रामीण जो चित्रकला अलग है, और ठिकानों की चित्रकला अलग है। ठीक है, जो शहरी जो चित्रकला है उस पर राजसी वैभव दिखाई देता है। ठीक है, जो शहरी चित्रकला है अजमेर की, वहां पर राजसी वैभव दिखाई देता है। जैसे जो ग्रामीण जो चित्रकला है, यानी गांवों की जो चित्रकला है, यहाँ पे लोक संस्कृति दिखाई देती है। ठीक है, लोक संस्कृति का जो चित्रण होता है, ठीक है, लोक संस्कृति दिखाई जाती है। और जो ठिकाने होते हैं, तो ठिकानों की जो चित्रकला में राजपूती संस्कृति दिखाई देती है। ठीक है, शहरों में राजसी वैभव दिखाई देता है चित्रकला में, गांवों की चित्रकला में लोक संस्कृति दिखाई देती है, ठिकानों की चित्रकला में राजपूती संस्कृति दिखाई देती है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संस्कृति का यानी प्रभाव दिखाई देता है। देखिए मुख्य चित्रकारों की अगर बात करें तो एक तो महिला चित्रकार का नाम आएगा साहिबा। ठीक है, साहिबा नामक जो महिला चित्रकार है, ये महिला चित्रकार है। ठीक है, साहिबा नामक जो है महिला चित्रकार, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा साहिबा नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है या संबंधित थी। देखिए अल्लाह बख्श और उसना नामक जो चित्रकार है अजमेर चित्रकला शैली से, अल्लाह बख्श या उसना, चांद तैयब। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 चित्रकार हो गए। साहिबा महिला चित्रकार है, उसना और अल्लाह बख्श है, चांद और तैयब। और भी जो यानी चित्रकार है, जैसे माधो सिंह है, नारायण बाठी है, यानी माधव जी राम है, नारायण बाठी है। ठीक है, राम सिंह बाठी है। ठीक है, और जालजी यानी जालजी है। तो इस प्रकार के चित्रकार है। लेकिन आपको एक तो साहिबा ध्यान रखना है, और अल्लाह बख्श, उसना, तैयब, चांद। ठीक है, नारायण बाठी याद रख लेना, राम सिंह बाठी याद रख लेना, माधो जी राम रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में नागौर चित्रकला की बात करते हैं। देखिए नागौर चित्रकला की बात करें, इसकी जो विशेषता है थी, बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नागौर चित्रकला में बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और इसके जो नागौर चित्रकला में एक वृद्धावस्था के चित्र भी बनाए गए थे। ठीक है, वृद्धावस्था का चित्रण हुआ था, बुजुर्ग लोगों का चित्रण किया गया था, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए पारदर्शी कपड़े भी बनाए गए थे, पारदर्शी कपड़ों का चित्रण भी हुआ था। ठीक है, पारदर्शी कपड़ों का चित्रण किया गया है। देखिए लकड़ी के किवाड़ों पर, ठीक है, लकड़ी के किवाड़ों पर या दीवारों पर भित्ति चित्रण भी किया गया है नागौर चित्रकला में। ठीक है, लकड़ी के किवाड़ों पर चित्रण किया गया और दीवारों पर चित्रण। दीवारों पर चित्रण का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए भित्ति चित्रण। ठीक है, नागौर चित्रकला में भित्ति चित्र भी किए गए हैं और लकड़ी के किवाड़ों पर भी चित्रण किया गया है। अब बात करते हैं जो आखिरी है आदि यानी मारवाड़ चित्रकला में जो आखिरी शैली है, जैसलमेर चित्रकला शैली। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा आपको।
ठीक है। एक तो आप ये लिख सकते हो कि जो जैसलमेर चित्रकला है इसको संरक्षण मिला था या प्रोटेक्शन मिला था यहाँ के शासक हैं हरराज सिंह, ठीक है, हरराज जो शासक हुआ था, अखेर सिंह जो शासक हुआ था, और जो मूलराज शासक हुआ था, इनके समय में जैसलमेर जो चित्रकला को प्रोटेक्शन मिला था, संरक्षण मिला था। ठीक है, हरराज, अखेर सिंह और मूलराज के समय में संरक्षण मिला था जैसलमेर चित्रकला को। देखिए जो मूमल का चित्रण किया गया था, ठीक है, मूमल का चित्रण किया गया था इस समय, ठीक है, मूमल का जो चित्रण आदि किया गया था। मूमल महेंद्र की कहानी अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में, जब जैसलमेर का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय पढ़ चुके अपन मूमल और महेंद्र की जो कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, देखिए इसके एक इम्पोर्टेंट और मुख्य विशेषता है जैसलमेर जो चित्रकला शैली की, कि जैसलमेर जो चित्रकला शैली है इसके ऊपर अन्य किसी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ठीक है, पूरा जो सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसलमेर जो चित्रकला शैली है इस पर अन्य किसी चित्रकला शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी जैसलमेर जो चित्रकला शैली भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मारवाड़ जो चित्रकला कंप्लीट हो चुकी है अपनी, ठीक है। तो मेवाड़ कंप्लीट हो चुकी है, मारवाड़ जो चित्रकला है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए मेवाड़ में अपन पढ़े थे उदयपुर, चामुंड, नाथद्वारा और देवगढ़, ठीक है। फिर मारवाड़ में पढ़े थे अपन जोधपुर पढ़े हैं, बीकानेर पढ़े हैं, अजमेर और किशनगढ़ पढ़े हैं, नागौर पढ़े हैं और जैसलमेर पढ़े हैं। अब देखिए अपन बात करेंगे आगे वाली जो क्लास में ढूंढाड़ चित्रकला की, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे हाड़ौती चित्रकला की। तो देखिए मैंने तो सही कोशिश की है, वैसे आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप किस प्रकार से समझते हो। चित्रकला एक ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं चित्रकला से। कुछ जगह पर अपने को चित्रकारों के नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ जगह पर जो इंपॉर्टेंट जो चित्र हुए हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे किशनगढ़ से बनीठनी का पूछ लिया जाए, बेसर नामक जो आभूषण होता है उसका पूछ लिया जाए, मयूरध्वज जो निहाल चंद से रिलेटेड पूछ लिया जाए, नागर समुच्चय पुस्तक पूछ ली जाए, ठीक है, नागरीदास और साउंड सिंह के बारे में पूछ लिया जाए। इस प्रकार से जैसे ये साहिबा नामक जो महिला चित्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना। नागौर चित्रकला इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती, लेकिन फिर भी पूछ ले, कुछ ना कुछ पूछ ले, किवाड़ों पर या किवाड़ों पर जो चित्रण किया गया किस चित्रकला में किया गया है, और ऑप्शन दे दे, 3 अलग जहाँ पर नहीं किया गया और 1 नागौर दे दिया जाए, ठीक है। जैसलमेर के लिए पूछ ले, मूंगमल का चित्रण किस चित्रकला में हुआ है, तो जैसलमेर चित्रकला में हुआ है। अन्य किसी जो चित्रकला शैली का किस चित्रकला पर प्रभाव नहीं दिखाई देता है, तो जैसलमेर जो चित्रकला पर प्रभाव दिखाई नहीं देता है। जो रागमाला का चित्रण हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना, और चित्रकला को थोड़ा सही तरीके से पढ़ना और पढ़ने की कोशिश करना। जैसे सीईटी का एग्जाम आ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिश कर देखते देखते आगे कितने क्वेश्चन बनते हैं अब तक जो पढ़ाई उनमें से, फिर भी आप समझने की कोशिश करना, और आगे भी भाई आपको समझने की कोशिश करूंगा मैं भी, ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।